और जैसा कि आप अपने फ्लैशेस में देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत हमसे जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, कैसे हैं नतीजे? नंबर्स इनफैक्ट अभी जो हमारे सामने आए हैं, मुनाफा, ये कंसोलिडेटेड नंबर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो ब्रेकअप थोड़ा करके आएगा। तो मुनाफा का आंकड़ा 16,563 करोड़, उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि हमारा अनुमान था 15,738 करोड़, ये CNBC TV 18 का अनुमान था। उसके सामने जो मुनाफा आया है वो थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू जो है वो एब्सोल्युटली इन लाइन आता हुआ 2.32 लाख करोड़ के आसपास का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। यहाँ पर साल दर साल थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। EBITDA के फ्रंट पर आप गौर करिएगा, 39,058 करोड़ का कंपनी ने नंबर डिलीवर किया है। EBITDA मार्जिन्स कंसोलिडेटेड बेसिस पर 16.97 पर के आसपास है, जहां पर अनुमान था 17% पर आएंगे, तो 17% के आसपास ही दरअसल ये आंकड़ा घूमता हुआ दिखाई दिया है। ये फिलहाल नंबर्स हैं। मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप कह सकते हैं इन लाइन, EBITDA जो है वो थोड़ा सा मिस है, और रेवेन्यू के फ्रंट पर एब्सोल्युटली इन लाइन नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस तिमाही में आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा रिलायंस जियो का प्रदर्शन। रिलायंस जियो ये क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखाने वाला है, ये उम्मीद बाजार भर में है, क्योंकि टैरिफ हाइक के बाद हम देख रहे हैं ये पहली तिमाही है जो नंबर्स को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो वो बारीकियां कुछ ही देर में आना शुरू होंगी। मैं आपको एक फटाफट से एक अंदाज़ा दे दूं कि जियो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। जियो के फ्रंट पर हम उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि करीब 9% EBITDA में बढ़त देखने को मिलेगी, और आरपू के फ्रंट पर एक बड़ा सरप्राइज देखा जा सकता है। ये स्पेसिफिक टू जियो इसीलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 180-170 के आसपास आरपू काफ़ी समय तक, लगभग 1-1.5 साल तक कंपनी दिखा रही थी, डिलीवर कर रही थी, जो बुरा नहीं था। लेकिन उसके सामने इस बार ये उम्मीद थी कि इस टैरिफ हाइक के बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र करीब 193 से 194 के बीच आएगा। तो रिलायंस जियो का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन नंबर्स में। अगर मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है, उसमें जियो का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी ओर रिटेल बिजनेस पर भी थोड़ा सा कंज्यूमर सेंटिमेंट हमने देखा है एंड ऑफ Q2 और एंड ऑफ Q1 और Q2 में थोड़ा सा प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली Q2 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहेंगे, लेकिन उससे बेहतर नंबर्स शायद Q3 में आते हुए दिखाई देंगे रिटेल बिजनेस के। और O2C बिजनेस में सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति क्या है, उस पर नजरें रहेंगी। अनुमान यही था $3.6 प्रति बैरल के आसपास से फिगर उभर कर आएगा। ये बस कोर फोकस नंबर्स रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे और बारीकियां आती हैं उसके ब्रेकडाउन में हम आएंगे। शरद अवस्थी हमारे साथ है। शरद, अभी कंसोलिडेटेड नंबर आया है, मार्जिन 17.5% से 16.9% पर आता हुआ, मुनाफा 16,563 करोड़ और रेवेन्यू 2.32 लाख करोड़ के आसपास। मुझे लगता है ब्रॉडली अगर EBITDA और बॉटम लाइन के लेवल से देखें तो हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे थोड़े नंबर्स बेटर ही हैं। हमारे अनुमान के हिसाब से 17,890 के आसपास का पार्ट आना चाहिए था कंसोल पे, उससे बेटर ही है। और EBITDA के लेवल पे भी मेरे हिसाब से 3-4 हजार करोड़ का बीट ही है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं कंसोल पे अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं। कुछ और बारीकियां यहाँ पर आती हुई, O2C बिजनेस में जो रेवेन्यू है वो करीब 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वो भी फिगर आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर बनती दिखाई दे रही है। डर यही था कि इस बार O2C बिजनेस में थोड़ा सा ड्रैग नजर आएगा। अच्छा, ऑयल टू केमिकल बिजनेस के EBITDA में ऑफकोर्स वो दबाव है, करीब 24% तक की गिरावट। ये 12,413 करोड़ पर रेवेन्यू, ये EBITDA का नंबर है, जहाँ पर मार्जिन्स 8% पर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थिव, इनफैक्ट O2C बिजनेस में तो वैसे भी ये गैसोलीन स्प्रेड्स जो घटे थे 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में जो कमी देखने को मिली थी, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है इन नंबर्स में, जहां पर हम देख रहे हैं EBITDA प्रेशर में, और साथ ही साथ उसका दबाव मार्जिन्स पर भी बना है। यस हर्षदा जी, देखिए ये क्वार्टर में जो अनुमान था, बिकॉज एक तो चाइना में फ्यूल की डिमांड बहुत वीक थी और नेचुरल गैस का भारी कंपटीशन था, जिससे डेफिनेटली सिंगापुर के भी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी कम थे। इंडिया के अंदर भी डीजल की जो डिमांड थी वो ऑलमोस्ट 3% डाउन थी ईयर ऑन ईयर अगस्त तक अगर हम कंपेयर करें। तो ये इस लिहाज से आई थिंक ऑलरेडी हम लोग EBITDA में ईयर ऑन ईयर
डीग्रोथ ऑफ अराउंड 18 to 20% जितना पेंसिलिंग कर रहे थे, और उतना ही ऑलमोस्ट आया है। आई थिंक जो पॉजिटिव सरप्राइज है O2C बिजनेस में, वो है रिफाइनरी का थ्रूपुट और वॉल्यूम का। बिकॉज अगर आप देखने जाए तो जो 5% रेवेन्यू ग्रोथ आई है, which is at around 1.5 lakh crore, vis-a-vis year on year देखने जाए तो 1.47 lakh crore, goes to show कि रिलायंस के जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो पेटकेम के प्रोडक्ट्स है, वहां पे प्राइस स्टेबिलिटी हुई है और डेफिनेटली उन्होंने वॉल्यूम ड्राइव की है, इवन इफ इट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स। तो आई थिंक ये एक अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज दे आर गार्नरिंग मोर मार्केट शेयर और मार्जिन्स। आई थिंक इट इज अ इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना, और आगे जाते अगर मार्जिन्स के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हैं तो मुझे लग रहा है कि दिस बिजनेस कैन आल्सो बी अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर। इनफैक्ट फ्यूल क्रैक्स में हमने देखा है थोड़ा सा डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। डाउनस्ट्रीम केमिकल में ग्लोबल म्यूटेड डिमांड का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स इथेन क्रैकिंग इकोनॉमिक्स इन कंपनी के फेवर में गई है, जहां पर इथेन प्राइसेस क्लियरली कुछ करेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ से अगर एक टर्न देखना होगा, वो क्या ड्राइव करेगा O2C बिजनेस में पार्थिव, क्योंकि ये इनका बड़ा और क्रूशल बिजनेस है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिटेल और अपना जियो भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है, लेकिन जब रिलायंस की बात होती है पहले लोग O2C बिजनेस भी देखते हैं। एक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा कि टिल मिड ऑफ 2025 जिस तरह का ओवर सप्लाइड मार्केट है और चाइना की डिमांड भी टेपिड हो रही है, हमें नहीं लगता कि Q3 में भी बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट हो। मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ Q3 में डेफिनेटली थोड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन अगर रिफाइनिंग बिजनेस इंप्रूव होता है, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो ओवर सप्लाई सिचुएशन है वो Q4 तक बेहतरीन हो सकती है, तो Q4 में वी विल एक्सपेक्ट कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो बढ़े। नॉट ओनली दैट, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होते हैं और पेटकेम की डिमांड इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली पूरा O2C बिजनेस है, इट स्टार्ट्स डूइंग नॉर्मलाइज एबिट मार्जिन्स जो रिलायंस इजीली 9 से 11% के बीच में करता है। तो ये क्वार्टर डेफिनेटली वीक है और नेक्स्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, लेकिन नॉट एज पर जो रिलायंस का जो रन रेट रहता है उस हिसाब से नहीं। मैं कंपनी की प्रेस रिलीज पढ़ रही हूँ जहाँ पर कंपनी के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये जो रिजिलियंस है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का इस तिमाही में पूरी तरह से उभर कर आया है। एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के डिजिटल सर्विसेज में देखने को मिला है, अपस्ट्रीम बिजनेस थोड़ा बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है और O2C बिजनेस में जो वीकनेस थी इन दोनों बिजनेस ने ऑफसेट किया है। अब सवाल यही है कि यहाँ से आगे किस तरह की ग्रोथ डिजिटल बिजनेस में देखने को मिलेगी। अब ग्रोथ इन डिजिटल सर्विसेज वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, आरपू के बढ़ने से उसका फायदा मिलता हुआ, कंज्यूमर एंगेजमेंट मैट्रिक्स बढ़े हैं उसका भी फायदा मिला है। जिस तरह की ऑफरिंग्स आई है जियो फाइबर की तरफ से, जियो का ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम, उस सब ने इनफैक्ट एक अच्छा खासा योगदान दिया है। शरद, डिजिटल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है वो क्लियरली टैरिफ हाइक का फायदा उठा रहा है, इसीलिए EBITDA जो है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का उसमें करीब 17.8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। बेहतर सब्सक्राइबर मिक्स, एक स्केल देखने को मिला है डिजिटल सर्विसेज में, और ऑफ कोर्स टेलीकॉम टैरिफ्स का जो रिवीजन हुआ है। टेलीकॉम टैरिफ्स का रिवीजन क्या पूरा इसी क्वार्टर में रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता दिखाई दे सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में कुछ रैशनलाइजेशन भी हुआ है जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइबर बेस में रिडक्शन देखने को मिली। तो मुझे लगता है वो इफेक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में नहीं रहेगा, तो प्योर सब्सक्राइबर एडिशन भी प्ले आउट करेगी। और प्लस जो एवरेज आरपू में जो इंप्रूवमेंट है, जो नंबर आया है, मेरे हिसाब से वो उम्मीद से काफी बेहतर है और आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इफेक्ट आपको दिखते रहना चाहिए। और इसके अलावा मेरे हिसाब से जो बाकी प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन है, चाहे सब्सक्राइबर बेस एडिशन हो, जैसे आप FTTH और जियो फाइबर की बात कर रही थी, वहां पे भी कंपनी काफी अग्रेसिवली लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे रही है, लगभग एग्जिस्टिंग बेस से 2-3 गुना करने की। तो मुझे लगता है लगातार आपको ये आरपू वाला इंप्रूवमेंट जो है एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर तो उसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा नंबर्स में, जियो के खास करके। आरपू में तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आप कहेंगे, सारी उम्मीदों को पीछे छोड़कर ये नंबर आया है, क्योंकि गणित कह रहा था कि 193 से 194 रुपीस के आसपास तक का आरपू आएगा। ये आंकड़ा 195 पर आया है, वो इनफैक्ट फ्लैश भी होना चाहिए। 195 का आरपू सबसे मजबूत आरपू है जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी ये लगभग 7% बढ़ेगा, ये 7.4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये आप कह सकते हैं कंपनी के लिए एक बड़ा हुक्म का इक्का
रहेगा। पार्थिव, उस लिहाज से सम ऑफ पार्ट्स आप कहेंगे तो जियो का अब कितना कंट्रीब्यूशन आएगा स्टॉक को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि यही वो आंकड़ा है जिसको लेकर बाजार भी काफी उत्साहित था जब से हमने सुना कि कंपनी टैरिफ हाइक कर रही है। कंपनी ये भी कह रही है टैरिफ हाइक का फायदा अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में जारी रहेगा। अवश्य देखिए, हमने हमेशा ये माना है, लुकिंग एट द वे भारती एयरटेल इज प्लेस्ड, करीबन ईवी ऑफ 11 लाख करोड़ है भारती एयरटेल, तो जियो को तो हमेशा एक प्रीमियम मिलना चाहिए बिकॉज उनका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो स्टेट ऑफ आर्ट है, द स्पेक्ट्रम क्वालिटी भी बेहतरीन है और द क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स सुपर्ब है, और वी आर इन अ टेरेन जहाँ पे आरपूस बढ़ रहे हैं। तो पूरा जो अभी 18.5 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा मार्केट कैप है, उसमें मुझे लग रहा है कि 12 लाख करोड़ तो जियो का ही वैल्यूएशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसओटीपी। और ये क्वार्टर की इंटरनल्स देखे तो जो आरपू हाइक हुआ है वो सालाना करीबन 7.5% पे हाइक हुआ है, विच इज अ सब्सटेंशियल हाइक। बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और अच्छी बात यह है कि इसका पूरा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका पूरा फायदा आने वाले 2-3 क्वार्टर में किक इन होगा। I think quality of subscribers, because around 148 million total 480 million subscribers जो रिलायंस के पास है, उसमें से आज की तारीख में 148 million are already with 5G, और 5G सब्सक्राइबर्स हम जानते हैं हाई पेइंग है, और ऑलमोस्ट 34% ऑफ वायरलेस डेटा ट्रैफिक ये 5G सब्सक्राइबर्स लाते हैं, और मुझे लग रहा है ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आगे जाते हम देखेंगे कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर चर्न फॉर द गुड हो रहा है प्लस आरपू बढ़ रहा है, तो जियो विल बी द आई थिंक द हाईएस्ट प्रॉफिट गार्नर वर्टिकल, बिकॉज रिटेल में जैसे आपने भी समझाया कि एक रैशनलाइजेशन कर रहे हैं उनके स्टोर्स के, तो यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखेगा, और दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि 30 बेसिस पॉइंट उनके एबिट मार्जिन बढ़े। तो मुझे लग रहा है आने वाले काफी क्वार्टर्स तक जियो विल बी द ड्राइवर ऑफ द अर्निंग्स फॉर द कंसोलिडेटेड एंटिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट जियो ड्राइवर रहेगा। रिटेल की कुछ और बारीकियां आती हैं कि किस तरह का फुटप्रिंट बढ़ा है, किस तरह की डिमांड इनफैक्ट इनके न्यू फॉर्मेट्स में आई है, चाहे वो टीरा हो, यूस्ता हो या फिर स्वदेश हो, उसकी बारीकियां आएंगी। लेकिन इस समय का हाई पॉइंट यही है कि आरपू 195-10 के आसपास कंपनी ने डिलीवर किया है, जो काफी लंबे समय तक 181-70 के आसपास था। विनोद मोदी हमारे साथ, शेर खान भाई, बीएनपी पारिबा जुड़ गए लाइन पर, अमरीश बलिगा को भी जोड़ रहे हैं। विनोद, वेरी क्विकली, ऑफ कोर्स ये जियो का जो परफॉर्मेंस है वो एक हाईलाइट है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? जहाँ तक अभी देखिए, जियो थोड़ा सा डेफिनेटली आउटलायर रहा है, वो कम्प्लीटली वन साइड ड्राइव किया ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो वीक परफॉर्मेंस दिया है। तो नो डाउट जियो का परफॉर्मेंस अनुमान से थोड़ा बेहतर है, चाहे आरपू की बात कर ले या ओवरऑल रेवेन्यू की बात कर ले। बट इन एडिशन टू दैट अगर O2C सेगमेंट की बात करें या फिर रिटेल सेगमेंट की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि वो मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन ही था, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये OTC सेगमेंट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इसमें रीजन इज क्वाइट सिंपल कि जो OTC सेगमेंट में जो हमने ये जो GRM का जो साफ डिक्लाइन देखा YOY, और मॉडेस्टली जो थोड़ा सा डिक्लाइन सीक्वेंटली देखा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बॉटम आउट होता दिख रहा है। और आने वाले क्वार्टर में जो और दूसरा भी एक रीजन था, जो डीजल का जो वो क्रैक्स थे, वो उनसे भी डिक्लाइन देखा गया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ में इंप्रूवमेंट होने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी वजह से OTC का परफॉर्मेंस आगे चल के इंप्रूव होगा। एट द सेम टाइम अगर रिटेल की परफॉर्मेंस की बात करें तो रिटेल डेफिनेटली मानसून का भी इम्पैक्ट था रिटेल में ये क्वार्टर में। एट द सेम टाइम जो उसका स्टोर रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका भी इम्पैक्ट था। मुझे लगता है एज फेस्टिव सीजन के कारण और जो मानसून का इम्पैक्ट अभी पीछे रह गया, वो चीज़ को लेकर क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ में रिटेल का भी परफॉर्मेंस मोटा मोटी बढ़ना चाहिए। और यस, जैसा कि पार्थिव ने कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट ओवरऑल बहुत बेहतर रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए निखर के आ रही है, जिसके वजह से। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ तो जो कैपेक्स, जो हाई कैपेक्स का जो था और जो ओवरऑल डेट कंसर्न था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स बिहाइंड नाउ एज ऑफ नाउ। और ये सब चीज़ लेकर के जो रिटर्न्स रेशियो, खासकर ROE की बात करें तो जो सिंगल डिजिट में मुझे लगता है FY 26-27 में ये डबल डिजिट आते हुए दिखाई देगी, और स्टॉक री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है यहाँ से बन सकती है आने वाले समय में। ओके, री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अमरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं? एक हाईलाइट जियो का रिटेल फुटप्रिंट के लिए, ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी साहब अपनी प्रेस रिलीज में साफ तौर से कहते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतरी देखने को मिलेगी, जिस तरह के टाई अप ग्लोबल प्लेयर्स के साथ हो रहा है, और वो फेस्टिव सीजन का भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो रिटेल शोइंग अ फेयर परफॉर्मेंस, और Q-on-Q मैं देख रही हूँ यहाँ पर ज्यादा बेहतरी है वर्सेस ईयर ऑन ईयर, और शायद अगले क्वार्टर में और बेहतर कर सकता है रिलायंस रिटेल। आपका आकलन क्या है?
एब्सोल्युटली, क्योंकि आई मीन राइट नाउ हम लोग बोल रहे हैं फेस्टिव सीजन चालू हो गया है, वी विल आल्सो बी हैविंग द वेडिंग सीजन, तो उस हिसाब से रिटेल ओवरऑल यहाँ से परफॉर्मेंस तो क्लियरली इंप्रूव होगा। टेलीकॉम ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होना चाहिए, आरपूज इंक्रीज होना चाहिए यहाँ से ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 2 और 3 क्वार्टर्स। और जो एक्सपेक्टेड था दैट पॉसिबली द ओवरऑल प्रॉफिट्स विल कम डाउन टू 15,300-400 crores, तो वहां से जो नंबर्स आए वो बेटर है। इवन लाइक टॉप लाइन एक्सपेक्टेड था कि 2.3 या 2.31 आएगा, उसके बदले 2.32 आया, सो विच इज स्टिल बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल तो मैं बोलूंगा रिजल्ट्स आर मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो आई डोंट थिंक यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड हो सकता है रिलायंस के लिए, बिकॉज आई थिंक पीपल वे एक्सपेक्टिंग वर्स नंबर्स देन जो डिक्लेयर किया। उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट रिटेल फ्रंट पर 464 नए स्टोर्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में खोले गए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। क्वार्टरली एबिटा इनफैक्ट हल्का सा बढ़ता हुआ, रेवेन्यू थोड़ा सा फीका ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस। एक काम करते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स स्टॉक में यहाँ से आगे कितना एक्शन बनता दिखाई देगा, और जो कंपनी के नए वेंचर्स हैं उनसे स्टॉक कितना ड्राइव होगा उस पर भी बातचीत होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर इस बारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन जो प्रदर्शन ड्राइव हुआ है वो लार्जली जियो के फ्रंट पर ही ड्राइव होता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल का ठीक ठाक प्रदर्शन, वहीं O2C ने थोड़ी सी नरमी जरूर दिखाई है। अब सवाल यही है कि स्टॉक में क्या होगा, कंसिडरिंग ईयर टू डेट ये काउंटर 6% ही ऊपर है। बताइए आप पार्थिव, क्या करना चाहेंगे? 2745 पर क्लोजिंग देखने को मिला था, क्या रीरेट कर सकते हैं ये नंबर्स, स्पेशली जियो के स्टॉक को? जी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टॉक है उसने ऑलरेडी ये जो टेपेड रिजल्ट्स स्पेशली दूसरे जो वर्टिकल्स है जैसे O2C और रिटेल है वो काइंड ऑफ फैक्टरिंग कर दिया था, बिकॉज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3100 के लेवल से ग्रेजुअली लोअर ग्राइंड किया और 2700 2750 के आसपास सेटल हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी बाय बनती है, बिकॉज जैसे मैंने डिस्कस किया कि जनरली रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, तो उसको सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन से वैल्यूएशन मिलता है, तो उसमें जियो का ही वैल्यूएशन है। और ऑलरेडी आई थिंक आगे जाते अगर कोई प्लान होते हैं उसको डीमर्ज करने के, तो ये बिजनेस ही आज की तारीख में 11 से 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जुटाता है। प्लस बाकी के जो बिजनेस है उसमें रिटेल का ऑलरेडी उन्होंने 8 से 10 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन किया है, और O2C की बात करें तो वो अराउंड 4 to 5 लाख करोड़ के आसपास है। तो हमें ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल मार्केट कैप है 22 लाख से 23 लाख करोड़ के आसपास बनता है आने वाली 1 साल के अंदर। तो डेफिनेटली मंडे को भी कल भी हमें लग रहा है कि शायद एक डिसेंट अपसाइड हो, और इवन ये लेवल्स पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बाय कर सकते हैं। अमरीश, आप खरीदेंगे शेयर को? या इनफैक्ट अच्छी तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो करेक्शन आया था लास्ट फ्यू डेज में, आई थिंक क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आफ्टर रिजल्ट्स लाइक दीज, क्लियरली इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ से तो डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है मुझे। शरद? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल खरीदूंगा। मुझे लगता है जैसी नीतियां हैं और जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं अगले 2 साल में ज्यादातर चीजें कंट्रीब्यूट करना चालू कर देंगी, जिसमें ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। इवन जियो और रिटेल की ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो मेरे हिसाब से ज्यादातर कैपेक्स भी जियो और रिटेल की तरफ ही ओरिएंटेड रहा है और नए वेंचर्स की तरफ। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल काफी अट्रैक्टिव रहने चाहिए कंपनी के लिए। इवन अगले साल 2 साल के हिसाब से भी यहाँ से एटलीस्ट हम 3300 से 3400 रुपए की SOTP तो असाइन कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो नतीजे इनफैक्ट हमारे जानकारों को पसंद आए हैं। कल स्टॉक पर रिएक्शन कैसा रहेगा उस पर भी राय दे दी है। खुलना मजबूत चाहिए, ये फिलहाल आकलन है, या फिर जो भी नंबर्स थे नेगेटिव साइड नंबर्स का बाजार ने पचा लिया था, पॉजिटिव्स पर मार्केट फोकस करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ हम आप सभी से लेंगे इजाजत, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो नंबर्स को एनालाइज करने के लिए और स्टॉक पर कॉल लेने के लिए एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।